हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 10th की बैक बेंचर सीरीज में बियॉन्ड टॉपर की तरफ से क्लास 10th का पहला चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे कई टॉपिक्स की, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, बहुत सारे, और उसमें एक्सक्रीशन हो गया। कई सारे चैप्टर्स का ये कॉम्बिनेशन एक बना करके दिया गया है क्लास 10th वाले बच्चों को, जो लाइफ प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और लाइफ प्रोसेस में सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो आता है न्यूट्रिशन आता है। अब न्यूट्रिशन क्या है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, बहुत सारे सवाल हैं मन में। इन सारे सवालों का आंसर जो है हमें एक एक करके मिलेगा। अब तुम लोग क्योंकि क्लास 10th में आ चुके हो, क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं, और इसी एग्जाम की सीरीज को ध्यान में रखते हुए मैंने बियॉन्ड टॉपर की तरफ से एक बैक बेंचर सीरीज का फॉर्मेशन किया है। और ये बैक बेंचर सीरीज स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो हाईएस्ट मार्क्स गेन करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट के रूप में देखना चाहते हैं और आगे चल करके डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। उन खासकर उन बच्चों के लिए मैं ये सीरीज लेकर के आया हूं। इस सीरीज का नाम है बैक बेंचर सीरीज बियॉन्ड टॉपर की तरफ से। मैं हूं आपका दोस्त उदय शर्मा, और हम लोग लाइफ से शुरू करने चल रहे हैं लाइफ प्रोसेस का जो पहला जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की अगर हम आपसे बात करेंगे तो न्यूट्रिशन में क्या क्या हो सकता है। न्यूट्रिशन पहली वजह तो होता क्या है, क्या हम न्यूट्रिशन लेते हैं? बिल्कुल करते हैं। भोजन करते हैं, न्यूट्रिशन हो रहा है। क्या पेड़ पौधे भोजन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, तो उनमें भी न्यूट्रिशन हो रहा है। ऐसा कौन सा एनिमल है जो न्यूट्रिशन नहीं करता है? आंसर मिलेगा कोई नहीं। सारे जीव जंतुओं को, सारी पौधों को, सारे वनस्पतियों को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। डिपेंड करता है कि उनका न्यूट्रिशन किस प्रकार का है। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के हम इस न्यूट्रिशन चैप्टर की आज जो है वो शुरुआत करने वाले हैं। इस न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग 2-3 चीजों को कवर करेंगे। क्या क्या वो चीजें कवर हो रही हैं? पहली बात तो इंट्रोडक्शन क्या होगा, दूसरा मेटाबॉलिज्म और उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकते हैं, कितना न्यूट्रिशन होगा, उस न्यूट्रिशन का मोड क्या होगा, न्यूट्रिशन क्या पेड़ों में होता है वो देखेंगे, न्यूट्रिशन क्या एनिमल्स में होता है वो देखेंगे, और ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये सारी बातों का जिक्र करेंगे इस खासकर इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं और न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो तुम्हारा डायग्राम, तुमको कुछ स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। देखो डायग्रामों को। पहला एक डायग्राम है, छोटा सा नन्हा सा पौधा है। इस पौधे को सनलाइट मिल रही है। तो क्या सनलाइट का इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल है। आजकल सर्दियां चल रही हैं, तुमको धूप में बैठना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि गर्मी मिल रही है। तो पौधों को भी गर्मी मिल रही है, किससे? सनलाइट से मिल रही है। दूसरा एक डायग्राम दिया है, कुछ कैनाल, कुछ ह्यूमन से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डायग्राम दिखाया गया है। इसमें क्या क्या हो रहा होगा, कैसे ये मैकेनिज्म हो रही हो। भाई तुमने तो पनीर खा लिया, पोहा खा लिया, मैगी खा ली, चाउमीन खा ली, पास्ता खा लिया, और ना जाने कितनी वैरायटी वाली डिशेस खा ली आपने, जो आपकी जुबान को टेस्ट देती थी और आपको बड़ी अच्छी लगती थी, मतलब आपका मनपसंद डिशेस थी, वो सब आपने खाई। तो खाने के बाद क्या हो रहा होगा बॉडी के अंदर, वो कहाँ जा रहा होगा, कैसे जा काम कर रहा होगा, न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। एक और डायग्राम है, इस डायग्राम को मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन किया है कि तुम्हारी चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या हो रहा होगा? तो लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हो रही थी बेटा। क्या हो रहा है? सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट हो रहा था। देखो न्यूट्रिशन मिल रहा है, तुम न्यूट्रिशन कर रहे हो, भोजन कर रहे हो। भोजन करने से क्या होगा? तुम्हारी ताकत, तुमको ताकत मिलेगी। ताकत से क्या होगा? तुम्हारा अच्छा शरीर बनेगा। उस शरीर से क्या होगा? अच्छा सा दिमाग बनेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कर रहे हो। न्यूट्रिशन के साथ साथ फिर तुम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन तुम नहीं कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तुम्हारे शरीर में, मतलब ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तुम्हारी बॉडी में कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, प्लस फिर तुम रिस्पिरेशन भी कर रहे हो। सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? बताओ, कोई ऐसा है जो सांस नहीं ले रहा है? सारे लोग सांस ले रहे हैं। फिर उसके बाद तुम एक्सक्रीशन भी कर रहे हो।
एक्सक्रीशन जा रहे हो, यूरिन करने जा रहे हो कि नहीं करने, सूसू करने जा रहे हो, पॉटी करने जा रहे हो, तुम्हारे गर्मियों के दिनों में तुम्हारे बॉडी से पसीना निकल रहा है, तुम रेस्पिरेट कर रहे हो, रेस्पिरेट करने से कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी बॉडी से एक्सहेल हो रही है, तो ये सब क्या है, एक्सक्रीशन है। और एक्सक्रीशन के साथ साथ एक पॉइंट और आता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी होता है एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, सारे सभी जीव जंतुओं में रिप्रोडक्शन जैसी चीजें भी होती हैं। और ये सारी चीजें होती हैं, क्या होता है, न्यूट्रिशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म जैसी एक्टिविटीज भी हो रही हैं। ये सारी एक्टिविटी एक ह्यूमन बॉडी में या फिर एक जो जीव है, बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपकी इस लाइफ प्रोसेस की चैप्टर का। क्या शुरुआत होने जा रहा है, न्यूट्रिशन पॉइंट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन पॉइंट को समझने से पहले एक चीज को समझना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में है क्या? तो मेटाबॉलिज्म एक टर्म है जो सारी केमिकल रिएक्शंस को बताने की कोशिश करता है। मेटाबॉलिज्म एक, देखो लिखा भी है, मेटाबॉलिज्म जो एक टर्म है जो बॉडी के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन को सारी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और लिविंग स्टेट, सेल की लिविंग स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। मेंटेन करता ही करता है, कोशिश नहीं करता, करता ही है। तो मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस which is used to describe the all chemical reaction involved in the maintaining of the living state and of the cell and their organism. Metabolism now is two type. One is a catabolic process, catabolic activity, and second one is the anabolic activity. Catabolic process क्या होती है? Catabolic process basically molecule breakdown होते हैं, breakdown of the molecule for the obtaining or the energy point of view से। दूसरा एनाबोलिक प्रोसेस में सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिंपल मॉलिक्यूल। कुछ सिंपल मॉलिक्यूल को जोड़ करके हमने क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दिया, उसको बोलते हैं एनाबोलिक प्रोसेस। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ करके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया और एनर्जी निकाल ली, उसको बोलते हैं हम कैटाबोलिक प्रोसेस। बात समझ में आ गई? अब इसी चीजों को आगे देखते हैं, न्यूट्रिशन में ये कैसे काम करती हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन का स्टेप क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, देखो लिखा है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस टू इनटेक द न्यूट्रिएंट। what would be the nutrient? Nutrient may be your carbohydrate, your protein, your fat. There are three nutrient basically: protein, carbohydrate and fat. Like carbohydrates, fats and protein and in minute amount, that is mineral require, vitamins require and the water require by an organism, as well the utilization of the nutrient by the organism. ये न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन होती है। न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है, ये 2 नंबर में तुमसे पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, डिफाइन द न्यूट्रिशन। तो तुम क्या लिखोगे, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस टू इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन एंड वाटर by organism as well as utilize of these nutrient by the organism। ये आंसर लिखा जाएगा, 2 नंबर तुम्हारे बोर्ड में पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता है। अब न्यूट्रिएंट के टाइप्स होते हैं कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट की बात कर रहा। तो न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली two types. One is autotrophs and second one is heterotrophs. What is the meaning of the autotrophs and the heterotrophs? Autotrophs means, auto means self and trophs means nutrition। ऐसे कुछ जीव जंतु जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको autotrophs बोलते हैं, जबकि हेट्रो मीन्स डिपेंड अपॉन द अदर। तो कुछ ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है उनको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। बेसिकली न्यूट्रिशन इज 2 टाइप, वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मीन्स that animal, that living body which make their own food is known as autotrophs, while on the other hand
दैट लिविंग बॉडी विच इज डिपेंड अपॉन अदर फॉर द फूड पर्पस, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. नाउ autotrophic has been divided into two parts. One is the photoautotropic and second is the chemoautotropic. photoautotropic क्या होता है और chemoautotropic क्या होता है? photoautotropic means ऐसे कुछ जीव जंतु जो लिविंग बॉडी होती हैं जो फोटो ऑटोट्रॉप्स है, मतलब ये अपना भोजन डायरेक्ट सनलाइट से ले रहे हैं. दूसरा कीमो है, इनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बैक्टीरियाज के बेसिकली ये बात की जा रही, बैक्टीरिया के लिए बात की जा रही, और फोटो के लिए बेसिकली प्लांट्स के लिए बात की जा रही है. नाउ अदर हैंड पे हेट्रोट्रॉप्स में डिविजन्स होते हैं. कौन कौन से? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइट न्यूट्रिशन होता है और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है. अब ये क्या होते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब पूरी बॉडी, जो एक कोई ऐसा जीव जंतु है जो फूड को डायरेक्ट इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है पूरा का पूरा एज इट इज फुल ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक मींस कंप्लीट. दूसरा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो सड़े गले भोजन के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे फंगस वगैरह. दूसरा पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट्स का मतलब होता है ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं बॉडी के ऊपर, पूरी तरह से दूसरी बॉडी के ऊपर डिपेंड होंगे और उसी बॉडी से ये अपना न्यूट्रिशंस लेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे. एग्जाम्पल्स के रूप में ले लो, प्लांट में एग्जाम्पल्स लेके आते हैं. प्लांट में एक नाम है कस्कुटा रिफ्लेक्सा. ये क्या करती है? हिंदी में इसको बोलते हैं अमरबेल बोलते हैं. कस्कुटा रिफ्लेक्सा ये पेड़ों पे चढ़ जाती है. खुद एक पेड़ है बट ये पेड़ों पे चढ़ जाती है और पेड़ों से अपना न्यूट्रिएंट लेती है और पेड़ को क्या कर देती है? सुखा देती है. तो ये पैरासाइट का फीचर है. दूसरा ह्यूमन में लेते हैं. ह्यूमन में लाइसिस मिलती हैं देखने के लिए. लाइसिस मतलब बेसिकली हेयर में लाइसिस हो जाती हैं. ये क्या करती हैं? सिर्फ बॉडी में रह करके ब्लड को एब्जॉर्व करती हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व करती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं. एक एग्जाम्पल और आता है लास्ट में, टाइप्स आता है, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. मतलब ये है कि रहने के लिए घर मिल गया और बदले में हम तुमको क्या कर देंगे? भोजन दे देंगे. आपस में मिलजुल करके रहना सिम्बायोटिक फीचर्स कहलाता है. सिम्बायोटिक फीचर में एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं. एक एल्गी होती है, उस एल्गी के पास अपना घर नहीं होता, तो वो फंगस के पास जाती है और फंगस से कहती है कि फंगस भाई हमको अपना घर दे दो, मतलब अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो. तो फंगस भाई बोलते हैं ठीक है तुम रह लो मेरे पास, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? तो एल्गी बोलती है बदले में मेरे पास भोजन है, वो हम तुमको दे देंगे. तो क्या फंगस के पास भोजन नहीं था? बिल्कुल नहीं था. तो फंगस को क्या मिल गया? भोजन मिल गया. और एल्गी को क्या मिल गया? आवास मिल गया. तो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट हो गए कि नहीं हो गए? तो अब इस तरह का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या कहलाता है? सिम्बायोटिक कहलाता है, मतलब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहलाता है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? तो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन मैंने तुमको बताया भी था, अभी फिर बता देता हूं. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं खुद. तो अब ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो कैसे बनाते होंगे? तो फूड प्रिपेयर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज वेल एज सनलाइट. मतलब इनको तीन चीजों की जरूरत है. क्या क्या? एक कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, दूसरा पानी की जरूरत है, तीसरा सनलाइट की जरूरत है. ठीक है, अब इसमें एक चीज की और जरूरत है. क्या? किसकी जरूरत है? क्लोरोफिल की जरूरत है. अब क्लोरोफिल कहां मिलेगा? तो बेटा क्लोरोफिल मिलता है प्लांट्स में. तो क्या प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं? बिल्कुल, यस, करेक्ट आंसर है. ऑल प्लांट्स आर autotrophs. Why? Because they make their own food by the help of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll which is present in the leaf. ठीक है, लीफ. अब हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं. हेट्रोट्रॉप्स मतलब वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, मीन्स द फॉर फूड दे आर डिपेंडेंट टू अदर.
अब जब डिपेंडेंट अदर हैं तो क्या इनको क्लोरोफिल चाहिए? इनको क्लोरोफिल नहीं चाहिए होता है। और इसमें कौन आएगा? इसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे और फंगस आ जाएगी। अभी मैंने तुमको सिम्बायोटिक का एग्जांपल दिया कि नहीं दिया? सिम्बायोटिक में क्या हुआ था? एल्गी आई और एल्गी फंगस से बोली, फंगस भाई हमको रहने के लिए घर दे दो। तो फंगस बोले ठीक है, लेकिन मेरा क्या फायदा है? तो एल्गी बोली देखो भाई, तुम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हो, तुमको भोजन चाहिए ना रहने की, जिंदा रहने के लिए। तो बोला हाँ। तो बोलती कि हमको अपने घर में रहने दो, बदले में हम तुमको क्या कर दे देंगे? भोजन दे देंगे। तो दोनों एक दूसरे के सहारा बन गए, दोनों एक दूसरे को क्या होगा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो इस तरह के फीचर को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक फीचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे थे। अब ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन मैंने तुमको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन में दो होते थे, एक फोटो और एक कीमो। याद करो, फोटो और कीमो बताया था। तो फोटो और कीमो को जब तुम देख रहे थे तो तुमको मैंने बताया था फोटो मतलब सनलाइट और कीमो मतलब केमिकल। तो अब ये कुछ डिपेंडेंट है, कुछ रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। इन रिएक्शन को समझने से पहले तुमको ये कुछ डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे यार देखो ना, ये मैंने पेड़ बना के रखा। इस पेड़ ये क्या कह रहा है कि भैया हम फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। अच्छी बात है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए बेटा? बताओ। और मतलब ये खाना खुद बना रहे हैं ना कि नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, बिल्कुल सही बात। तो इनको क्या क्या चाहिए? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 सनलाइट और नंबर 4 क्लोरोफिल। तो सनलाइट इनको कहां से मिली? सन से मिल गई। वाटर कहां से मिल गया? जमीन से मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल गई? हवा से मिल गई। क्लोरोफिल इनकी पत्तियों में पाया जाता था, तो इन्होंने अपना भोजन बना लिया। ठीक है, अब जब बना लिया है तो ये फोटोसिंथेटिक करने लगे, मतलब ऑटो हो गए। लेकिन जब तुम इधर आओगे, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कहता है भैया हम तो खाना नहीं बना पाएंगे अपना, तो हमको खाना चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये केमिकल रिएक्शन करेगा, दैट इज कॉल्ड कीमोसिंथेटिक करेगा। क्यों कीमोसिंथेटिक करेगा? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल जैसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसलिए ये फोटोसिंथेटिक नहीं है। ये क्या है? कीमोसिंथेटिक है। तो मैंने वही चीज यहां लिखा है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, फोटोट्रॉपिक मतलब ऑटोट्रॉपिक कितने टाइप के? 2 टाइप के, एक फोटो और एक कीमो। तो फोटो में लिखा है कि यहां पर फोटो में क्लोरोफिल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल में ग्रीन प्लांट्स तुम लेकर के आ गए, सारे प्लांट्स लेकर के आ गए। प्लांट्स का बेसिकली कलर क्या होता है यार? ग्रीन होता है ना। कीमो की जब तुम बात करोगे तो यहां पर केमिकल एनर्जी यूज की जाती है बच्चों, केमिकल एनर्जी यूज की जाती है। क्यों केमिकल एनर्जी यूज की जा रही? क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। तो क्लोरोफिल नहीं है तो फिर हम कीमो से काम करेंगे, अपना केमिकल रिएक्शन कर लेंगे। कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएंगे बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? बेसिकली सल्फर बैक्टीरिया है। और कौन सा बैक्टीरिया है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, मतलब नाइट्रोजन वाला बैक्टीरिया है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। बेसिकली हम 2 ही नाम लेके चलते हैं, एक केमिकल और एक लेके चलते हैं नाइट्रोजन बैक्टीरिया, एक लेके चलते हैं बेसिकली हम सल्फर बैक्टीरिया। ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन देखो मैंने लिखी है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली कहां होता है? आंसर आप दे रहे हो, प्लांट में होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जब प्लांट में हो रहा है तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, तो फोटोसिंथेसिस को करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत होगी ना, कि ऐसे हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें बहुत सारी 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसको जरा देख लो। पहली चीज तो हमें चाहिए बेटा वाटर। क्या चाहिए? हमें चाहिए वाटर, बता चुका हूं। दूसरी चीज चाहिए हमको CO2, ये भी बता चुका हूं। तीसरी चीज चाहिए तुमको सनलाइट, ये भी बता दिया मैंने, थोड़ी देर पहले बताया था, नहीं बताया था? सनलाइट। और चौथी चीज क्या चाहिए? वो चाहिए क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो ये कहां से मिलेगा? ये पौधे के पास खुद होता है। तो अब इन सारी चीजों को मिला करके पौधा अपना भोजन खुद बनाएगा।
कैसे बनाएगा उसको मैंने एक रिएक्शन के रूप में लिखा है। क्या लिखा है? रिएक्शन। ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। क्या देखो, मैंने एक सनलाइट से सन एनर्जी दे दी। क्लोरोफिल कहां पाया जाता था? मैंने तुमको बताया पत्ती में पाया जाता। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी वजह से ये पत्तियां किस रंग की होती हैं? हरे रंग की होती हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर वो पीले रंग की भी होती हैं। भाई मोस्टली पत्तियां, मेरे प्यारे बच्चों, मोस्टली जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो बेसिकली ग्रीन कलर की होती हैं। व्हाई? बिकॉज जस्ट ओनली एंड जस्ट रीजन इज दैट कि उन पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब इस बच्चे ने कहा कि नहीं सर, कुछ पौधों की पत्तियां तो पर्पल भी होती हैं, ब्लू भी होती हैं और येलो भी होती हैं, मतलब ग्रीन कलर के अलावा भी होती है, लेकिन कुछ पौधों में होती है। तो बिल्कुल सही बात है, उन पौधों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है और क्रोमोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल और क्रोमोफिल बेसिकली एक कलर पिगमेंट हैं। ये अपना भोजन खुद बनाने के लिए काम में जाने जाते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे तुमसे। तो मैंने एक रिएक्शन लिखी है। क्या रिएक्शन लिखी है? मैंने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया है? 6 CO2 लिया है। 6 मॉलिक्यूल लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? 6 मॉलिक्यूल लिए हैं। प्लस जितना मॉलिक्यूल लिया उसका डबल वाटर लिया है। क्या लिया है? डबल वाटर लिया है। अब डबल वाटर को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, तो इससे एक रिएक्शन हुई और उस रिएक्शन के रिजल्ट में बन के आया हमारे पास ग्लूकोज बन के आया। क्या बन के आ गया बच्चों? ग्लूकोज बन के आया, जिसको हमने इंडिकेट किया C6H12O6 से इंडिकेट किया। प्लस रॉ प्रोडक्ट में हमारे पास 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो ये एक छोटी सी रिएक्शन है जिसको हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के रूप में, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के रूप में जानते हैं। एक रिएक्शन, इसको फिर से एक बार ध्यान से दे लो, ध्यान दो रिएक्शन के ऊपर। क्या है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस होगी, क्लोरोफिल में ये रिएक्शन होगी। रिजल्ट में क्या बनेगा? रिजल्ट में बनेगा हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बेटा? C6H12O6 है। और क्या बनेगा? और बनेंगे 6 मॉलिक्यूल बनेंगे का ऑक्सीजन के और 6 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे। इस रिएक्शन से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। अब मैं तुमको बताने के लिए तो इतना ही बता के चला जाऊं कि भैया ये फोटोसिंथेसिस हो गया खत्म, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि फोटोसिंथेसिस आखिरकार होती कैसे है? क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? आखिरकार पेड़ अपना भोजन कैसे इतना सारा बना लेते हैं? पेड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं और एक पेड़ सबके लिए भोजन थोड़े बनाता। हर एक पेड़ अपने लिए खुद भोजन बनाता है। बात समझ में आई? हर पेड़ अपने लिए भोजन खुद बनाएगा। तब जब खुद बनाएगा तो फिर उसमें बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब तमाम सारी चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सा डीप में देखते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। अब मैंने लिखा है क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, इसको हम बेसिकली बोलते हैं प्लांट का किचन बोलते हैं। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा किचन है, मम्मी खाना बना रही है, दीदी खाना बना रही हैं, नहीं बना रही हैं, तो वो जो किचन है वो प्लांट, तुम्हारा किचन है, तुम्हारा भोजन बनता है। लेकिन प्लांट का किचन कौन है? प्लांट का किचन है क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहां होता है? बेसिकली ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। अब मैंने यहां पर अलग से कुछ लिखा है, प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल एज ग्रीन डॉट। तो आप देख रहे होंगे कुछ इसमें ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई दिए जा रहे हैं। ये पत्ती को मैंने काटा है, एक छोटा सा पत्ती है, इस पत्ती के बीच में ये मिडरिप दे दिया जिसको लैमिला या लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये वेन्स हैं। ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाले स्ट्रक्चर जो छोटे छोटे तुमको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और वेस्कुलर बंडल में 2 चीजें होती हैं। क्या होता है? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। याद करो, बताया था जाइलम किसके लिए होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए होता है, जबकि फ्लोएम जो होता है कंडक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स के लिए, मिनरल्स के लिए पाया जाता है। तो अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोल करके जब हमने देखा है, तो हमने खोल करके क्या देखा कि एक हमें ऊपर की तरफ वैक्सी
लेयर दिख रही है क्यूटिकल की, और नीचे जो अपर एपिडर्मिस है, ऊपर की जो एपिडर्मिस है, उसमें हमें कुछ यहाँ पर पिगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इन पिगमेंट्स को बेसिकली हम क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के साथ में यहाँ पर कुछ अलग से भी सेल्स पाई जाती हैं जिनको एयर स्पेस सेल और ग्राउंड सेल का नाम भी मिलता है। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट कहां मिलेगा? पत्तियों में मिलेगा। कहां मिलेगा? लोअर पार्ट में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट के नंबर पाए जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन, तो आप लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल एज अ ग्रीन डॉट। ये बात याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी, इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम जब क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को जब हम देख रहे हैं तो सेल जो चैप्टर पढ़ा था तुमने कभी, उसमें एक टर्म आया था, हाँ क्लास 9th में पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी 9th को थोड़ा सा दिमाग में लाना पड़ेगा। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को अगर जब आप देख रहे हैं तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल का ये कुछ स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं तुमको बता देता हूं क्या क्या है। यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन मैंने दिखाई है तुमको, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके साथ में एक इनर मेम्ब्रेन है। अब आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहलाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है। अब इसके अंदर चलो, इनर की तरफ जब चलोगे तो तुमको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही वाली है। क्या क्या अंदर? तुम अंदर देख रहे हो कि बहुत सारे सिक्कों के ढेर जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं, बहुत सारे सिक्कों के ढेर जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स रखे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को ग्रेनम बोलते हैं, ग्रेना या ग्रेनम बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम या ग्रेना बोलते हैं। जबकि एक स्ट्रक्चर को थैलाक्वाइड बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं। जबकि ग्रुप में जब होगा तो इसको ग्रेनम या ग्रेना बोलते हैं। स्टैक्स ऑफ थैलाक्वाइड, मतलब थैलाक्वाइड एक सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे? एक सिक्के को क्या बोलेंगे? थैलाक्वाइड बोलेंगे। कई सारे सिक्के रखे हैं तो क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। अब सिक्कों के कई सारे ढेर रखे हैं तो ग्रेना बोलेंगे। ठीक है, बीच में जो खाली स्पेस है उसको लैमिला बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का जो मतलब दो थैलाक्वाइड के बीच के स्पेस को ल्यूमेन बोला जा रहा है। दो थैलाक्वाइड के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक बात करते हैं स्ट्रोमा और एक बात करते हैं ग्रेना। तो इसमें स्ट्रोमा कहां है? ये जो व्हाइट वाला, जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो, मैं यहां पर लिख देता हूं, ओहो, इसको बेसिकली स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के बारे में बात करते हैं और ग्रेना के बारे में बात करते हैं तुमसे। तो स्ट्रोमा के बारे में जब बात हम तुमसे कर रहे हैं तो स्ट्रोमा में तुमको दो चीजें दिखाई दे रही। पहला तो एक नॉन पिगमेंट रीजन है, बिल्कुल सही बात है, नॉन पिगमेंट रीजन है। दूसरा, ग्रेना एम्बेडेड होता है, अंदर एम्बेडेड होता है। ठीक है, तीसरा, ऑल्सो कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम। तो स्ट्रोमा के अंदर पूछा जाएगा कि क्या स्ट्रोमा डॉटेड होता है, तो तुम बताओगे नहीं होता है, नॉन पिगमेंटेड होता है। क्या होता है? नॉन पिगमेंटेड होता है। दूसरा कि क्या स्ट्रोमा के अंदर कौन कौन से केमिकल्स सेल्स पार्ट्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो तुम बताओगे कि साहब इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ डीएनएस पाए जाते हैं, डीएनएस का मतलब तो एंजाइम हो गया, डीएनए पाए जाते हैं। कैसा डीएनए पाया जाएगा? सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ राइबोसोम्स भी यहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, अब इनका काम क्या है स्ट्रोमा का? स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब ये डार्क रिएक्शन क्या है अभी तुमको बताएंगे, अभी नहीं, बस फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन होती, इतना जान लो। अभी क्या होती है वो सब आगे आ रहा है। तो डार्क रिएक्शन, जबकि जब ग्रेना को जब तुम देखोगे आकर के, तो ग्रेना में ये कुछ स्टैक्स होते हैं, कंटेन स्टैक्स ऑफ क्लोज कंपार्टमेंट कॉल्ड थैलाक्वाइड। कुछ सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों। इन सिक्कों को, एक सिक्के को थैलाक्वाइड बोलते हैं, एक थैलाक्वाइड के ढेर को ग्रेना बोलते हैं और कई सारे ग्रेना के ढेर को ग्रेनम बोलते हैं। याद रखना इस बात को।
एक सिक्का क्या कहलाया? थैलाक्वाइड कहलाया। एक सिक्के का ढेर लगा दिया, मान लो 15 सिक्के रख दिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, तो इसको क्या बोला? ग्रेना बोला। अब कई सारे ऐसे सिक्के रखे हैं, मतलब 10 का ढेर ये है, 10 का 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 ये है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये बात। तो ग्रेना कंटेन स्टैक ऑफ क्लोज कंपार्टमेंट कॉल्ड थैलाक्वाइड। क्लोरोफिल इस थैलाक्वाइड के अंदर होते हैं और ये लाइट रिएक्शन में काम करते हैं। किसमें काम करते हैं? लाइट रिएक्शन में ये काम करते हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शन को जरा देख लेते हैं। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं। अब देखो मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस की क्या है? फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहला तो लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। लाइट को बताया था लाइट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो लाइट एब्जॉर्ब एनर्जी वाया क्लोरोफिल। दूसरा, इस लाइट को जब ये यूज करेगा तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब जब लाइट को यूज करेगा तो ये केमिकल एनर्जी को यूज करेगा और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा बच्चों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेगा। ये बात तुमको पता है। हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ये एनर्जी को, इसको वाटर को क्या कर देगा? तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद क्या करेगा? रिडक्शन ऑफ CO2 फ्रॉम इनटू द कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से CO2 को रिड्यूस करना शुरू कर देगा। तो अब ये देखो कुछ रिएक्शन लिखी है मैंने, उसी रिएक्शन को लिखा है फिर से। क्या कहलाया? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट इनटू द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब जब तुम देखो कि वाटर मॉलिक्यूल को सनलाइट मिली तो ये ब्रेक हो गया। देखो टूट गया ना। किसमें टूटा? 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूट गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसको ऑक्सीडेशन हुआ तो इसको हमने क्या बोला? लाइट रिएक्शन बोला। जबकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल था ये डार्क रिएक्शन हुई इसमें, और डार्क रिएक्शन करके ये क्या बना के आ गया? ये बना करके आ गया ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बना करके आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और क्या बना देगा? ग्लूकोज बनाएगा। जबकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हीट मिलेगी उसको, क्या मतलब क्लोरोफिल हीट मिल रही है। हीट कहां से मिल रही है? सनलाइट से मिल रही है, और वो टूट रहा है, स्प्लिट हो गया है। जब स्प्लिट हुआ तो किसमें टूट गया? वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं हम। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब ये कुछ रिएक्शन मैंने फोटोसिंथेसिस का तुमको दिखाया है। देखो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने तुमको बना के दिखाया। आई होप तुमको दिखाई दे रहा होगा। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। इस क्लोरोफिल स्ट्रक्चर को, ये ग्रेना है, देखो थैलाक्वाइड रखे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक थैलाक्वाइड रखे हैं। इन थैलाक्वाइड में क्या किया हमने? सनलाइट भेजी। तो जब सनलाइट भेजी है तो यहां पर लाइट रिएक्शन हुई। ठीक है, लाइट रिएक्शन हुई और इसको वाटर मिल गया। तो जब वाटर मिला और लाइट रिएक्शन हुआ तो वाटर का हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब वाटर गया टूट। किसमें टूट गया? हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूट करके बाहर आ गया। ठीक है, बदले में क्या मिला? बदले में एनर्जी मिल गई, एटीपी मिल गई। एटीपी का फुल फॉर्म बताओ तो, कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वेरी गुड। अब ये जो है आगे बढ़ गया तो आगे कहां चला गया? स्ट्रोमा में चला गया। स्ट्रोमा में गया तो यहां पे एक साइकिल चल रही है, इसको बोलते हैं केल्विन साइकिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? केल्विन साइकिल बोलते हैं। और ये केल्विन साइकिल जब अंदर गया तो केल्विन साइकिल जो है आगे चल करके शुगर का फॉर्मेशन करेगा। अब इस केल्विन साइकिल को चलने के लिए किसकी जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की जरूरत है। तो मैंने रिएक्शन में देखो लिखा भी था, क्या क्या लिखा था बेटा? वाटर मॉलिक्यूल कितने? 12 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कितने? 6 मॉलिक्यूल। क्या बना था? वाटर निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, और हमें क्या मिल गया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर मिल गया। अब शुगर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताओ तो जल्दी से, कौन बताएगा? हाँ, C6H12O6 याद रखो, इसको यहां पे लिख देते हैं, C6H12O6
याद रखना है इसको, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा। तो जब आगे बढ़ोगे तो अब देखो लाइट रिएक्शन को किसने डिस्कवर्ड किया। अभी तुमको बताया ना लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, हाँ तो उसी चीज के बारे में तुमसे बात होने जा रही है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन को रॉबर्ट हिल्स ने डिस्कवर्ड किया था, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लाइट रिएक्शन। किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था। तो इसको क्या बोलते हैं? हिल्स रिएक्शन ही बोलते हैं। और ये फोटोकेमिकल प्रोसेस है बेटा। कौन सी प्रोसेस है? फोटोकेमिकल प्रोसेस। रॉबर्ट हिल ने लाइट रिएक्शन को डिस्कवर्ड किया और इसको हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब लाइट रिएक्शन होगी कहां? सबसे बड़ा सवाल आता है कि लाइट रिएक्शन होगी कहां। तो लाइट रिएक्शन होगी बेटा ग्रेना थैलाक्वाइड में होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? तो लाइट और प्लस वाटर चाहिए। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा हमारा O2 बनेगा, ATP बनेगा और ADPH2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछेगा हिल रिएक्शन का आउटपुट क्या है। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन और हिल्स रिएक्शन। हिल्स रिएक्शन तो आंसर आपके ये बनेंगे, ठीक है। ये आंसर बनेगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन रखा जाएगा तुम्हारे लिए, बिल्कुल 100% श्योर हम हमें, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या है कि स्टेप्स कौन कौन से होंगे अब इसमें, लाइट रिएक्शन में, हिल्स रिएक्शन में। तो अब ये स्टेप्स तुमको थोड़े से समझने पड़ेंगे। तुम्हारे हो सकता है दिमाग से स्किप कर जाए, बट स्किप नहीं करेगा, इजी है, समझ लोगे आसानी से। क्या है? फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है किसको? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये बात तुमको पता है। क्लोरोफिल किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है? फोटॉन्स के फॉर्म में कर रहा है। फोटॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कर रहा है। और एक्साइटेड हो रहा है, इमिट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? ये निकाल रहा है। आप ऐसे समझो ना, पानी को आप गर्म करो, ठीक है। जब पानी थोड़ा गर्म होगा तो कोई दिक्कत नहीं, भाप बनेगी। लेकिन जब पानी खौलने लगेगा तो बुलबुले निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। तो बुलबुले निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या? उन बुलबुलों में क्या ऑक्सीजन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अब जब काफी देर तक पानी को बॉयल करो, तो मान लो 1 लीटर पानी तुमने डाल रखा था बर्तन में बॉयल करने के लिए, और बहुत देर तक बॉयल किया, तो वो रिड्यूस होगा कि बढ़ेगा? रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस हो जाएगा? लगभग हो सकता है आधा लीटर बचे, हो सकता है 750 ml बचे, हो सकता है 800 ml, बट 1 लीटर नहीं बचेगा, रिड्यूस होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल टूट रहे हैं वहां पर, जस्ट बिकॉज ऑफ हीट मिली वाटर को। तो वाटर क्या हो गया? वाटर का ब्रेकडाउन हो गया। वाटर हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको। और हाइड्रोलिसिस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग अलग टूटने लगते हैं। तो वही चीज यहां पर दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जब वाटर का फोटोलाइसिस करोगे तो वाटर के फोटोलाइसिस में तुमको ये चीज देखने को मिली। वाटर मॉलिक्यूल टूट गया किसमें? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में प्लस ऑक्सीजन में, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाहर की तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। अब H आयन रिड्यूस NADP मॉलिक्यूल इनटू NADP मॉलिक्यूल। ये देखो H आयन की कहानी है। H आयन जो यहां से निकले थे वो कहां गए? वो NADP के साथ मिल गए H आयन, और क्या बना दिया? NADPH2 बना दिया उसने, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP का फॉर्मेशन होने लगा। ATP मतलब समझते हो ना? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल सही बात है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मूला होने लगा। अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहां से आया? देखो भाई, ये जब रिएक्शन हो रही थी तो वहां पर एक मॉलिक्यूल था दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल था और इसको एक मॉलिक्यूल मिल गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। इसकी वजह से इसमें जो डाइफॉस्फेट थे वो 2 फॉस्फेट के बॉन्ड अब ना होकर के कितने हो गए? 3 फॉस्फेट के बॉन्ड बन गए। इस वजह से क्या बन गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना, ठीक है। यहां तक समझ में आया? नहीं आया?
क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डार्क रिएक्शन को देख रहे हो तो सबसे पहला सवाल तो आ गया कि डार्क रिएक्शन होती कहां है, तो तुम बताओगे स्ट्रोमा में होती है। कहां बताओगे? स्ट्रोमा में होती है। देखो कहीं लिखा भी होगा स्ट्रोमा में, ये देखो लिखा है स्ट्रोमा में होती है। अब इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन सी जरूरत है, तो तुमने लाइट रिएक्शन को देखा तो तुम्हें वाटर चाहिए था, याद करो, CO2 चाहिए था, याद करो। अब डार्क रिएक्शन में क्या क्या, तो डार्क रिएक्शन में CO2 भी चाहिए हमको, वहां वाटर था, यहां CO2। अब उस जब वो लाइट रिएक्शन में हमें क्या मिला था, बाई प्रोडक्ट में क्या मिला था, ATP मिला था, अभी पीछे देख के गए, प्लस NADPH2 मिला था। क्यों? वाटर का ब्रेकडाउन हुआ था, हाइड्रोलिसिस हुआ था कि नहीं हुआ था? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकले। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ गए थे NADP के साथ और वो बन गए थे NADPH2 में, और ATP के साथ एक मॉलिक्यूल ADP डाइफॉस्फेट के साथ एक मॉलिक्यूल जुड़ गया था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, और वो कन्वर्ट हो गया था ATP में। तो वही सारा प्रोडक्ट इधर आया। इधर आया तो क्या बना, देखो ATP बना, ATP की जरूरत पड़ी, NADPH2 की जरूरत पड़ी और एंजाइम्स की जरूरत पड़ी, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया बेटा, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज मतलब C6H12O6 बना। ये सारी चीजें बनी। अब डार्क रिएक्शन को थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा हम, थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी मेल्विन, केल्विन और बेंसन ने की थी। मेल्विन, केल्विन एंड बेंसन, तो इसको बोलते हैं केल्विन एंड बेंसन साइकिल। केल्विन साइकिल, बेंसन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं, केल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं। डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं? केल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं। लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हिल्स रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज हिल्स रिएक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल्स, while dark reaction was discovered by Kelvin Benson. That is why it is known as Kelvin Benson cycle. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं यहां पर डार्क रिएक्शन के। डार्क रिएक्शन के क्या है? कुछ स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं। क्या है बेसिक स्टेप्स हैं वो? देखो, अब CO2 इज एक्सेप्टेड बाय द RUBP। RUBP क्या है? प्रोडक्ट है बाइफॉस्फेट, रुबिलोज बाइफॉस्फेट। अब रुबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। अब देखो इस रिएक्शन में तुम देखो, इसमें तुमको चीजें समझ में आएंगी। क्या समझ में आएंगी? देखो, ये केल्विन बेंसन साइकिल चल रही है स्ट्रोमा के अंदर। क्लोरोप्लास्ट से CO2 इसके अंदर आया और कन्वर्ट हो गया किसमें? सुगर मॉलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब C6H12O6 में कन्वर्ट हुआ। अब इसी रिएक्शन को देखो ध्यान से। इस रिएक्शन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? पहले तो यहां एक नंबर स्टेप पे आओ। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ, कार्बन का फिक्सेशन हुआ। जब कार्बन का फिक्सेशन हुआ तो यहां पे 3PGA मॉलिक्यूल बना। अब ये 3PGA मॉलिक्यूल क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है बेटा। ये क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। आई नो दैट कि ये तुम्हारे लिए अभी टफ हो रहा होगा, बट ये टफ नहीं है, तुमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सपने कुछ और हैं। जिनके सपने ही नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़े तो काम नहीं चलेगा। ये क्या है? मैं लिख देता हूं यहां पर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये, ताकि तुमको याद रहे। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। रिडक्शन होने के साथ साथ यहां पर 6 ATP की जरूरत थी। यहां पे कितनी जरूरत थी? 6 ATP की जरूरत थी, और ये 6 ATP टूट गए किसमें? 6 ADP में प्लस 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट गए। और इसके साथ साथ यहां पर हमें जरूरत, ऊपर से अगर लाइट रिएक्शन को याद करो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ा था NADP के साथ, तो क्या बना था? NADPH2। तो ये NADPH2 जो था, ये NADPH2 जो था ये फिर से टूट करके क्या बन गया? NADP बना, प्लस 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया। और जब 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को बाहर किया तो रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन में 3 ग्लूकोज फॉस्फेट मिला। हमें क्या मिला? 3 ग्लूकोज फॉस्फेट मिला। 3 ग्लूकोज फॉस्फेट मिला। अब ये 3 ग्लूकोज फॉस्फेट जो है आगे रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, और रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर के क्या बना देगा?
शुगर के रूप में बाहर की तरफ दिखाई देगा और जो बाई प्रोडक्ट होगा वो RuBP का रीजनरेशन करने लगेगा। रूबिलोज बाई फॉस्फेट जो है वो रीजनरेट होगा, ये रिएक्शन चलती रहेगी, रीजनरेट होगा और ATP खर्च होंगे। यहाँ पे 3 ATP लगेंगे, बदले में क्या मिल जाएगा, 3 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का बन करके ये बाहर की तरफ चले जाएंगे और इस तरह से ये साइकिल जो है चलती रहेगी। इस साइकिल का क्या नाम है बच्चों, भूल गए, केल्विन विल्सन साइकिल। ठीक है, क्या नाम है, केल्विन विल्सन साइकिल नाम है। आगे बढ़ते हैं, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है, तुमने नाम सुना होगा स्टोमेटा का। स्टोमेटा जो है वो प्लांट के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्या है, प्लांट के रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में जाने जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पोर होते हैं, प्लांट पत्तियों की सतह पे पाए जाते हैं और ये गार्ड सेल्स के थ्रू गार्डेड होते हैं, मतलब इनकी निगरानी करने वाले गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये किस शेप के होते हैं, तो आंसर तुम बताओगे किडनी शेप के होते हैं या बीन शेप के होते हैं। कहां पाए जाएंगे, प्लांट्स की लीफ पे पाए जाएंगे। क्या काम करते हैं, रिस्पिरेशन का काम करते हैं। अब रोल ऑफ स्टोमेटा, तो रोल ऑफ स्टोमेटा मैंने तुमको पहले बताया, अभी फिर बता देता हूं। देखो 2 रोल लिखे हैं, क्या लिखा है, एक तो गैस का एक्सचेंज करेंगे, दूसरा ट्रांसपिरेशन करेंगे। तो गैस का एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन करेंगे। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या, मतलब एक्सेस वाटर को रिमूव कर देंगे, या इन्हें वाटर की जरूरत होगी तो ये वाटर को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये चीज इनका रोल है, ये इंपॉर्टेंट है बात। ये 1 नंबर में तुमसे पूछेगा क्वेश्चन, रोल ऑफ स्टोमेटा बता दो, तो रोल ऑफ स्टोमेटा आप बताएंगे रेस्पिरेशन एज वेल एज ट्रांसपिरेशन, या फिर ये नहीं लिख पाएंगे तो ऑप्शन देगा वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसियस, तो वो बता दोगे। ये डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने बना के दिखाया, आई होप तुमको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को अगर तुम ध्यान से देखो, अब दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दो स्टोमेटा के मैंने एक डायग्राम बनाए हैं। एक में स्टोमेटा को मैंने खुला दिखाया है, एक में इसको बंद दिखाया। इसको लिख देते हैं ओपन और इसको लिख देते हैं क्लोज। ये ओपन और क्लोज क्या है बेटा, जब सनलाइट ज्यादा मिलेगी तो ये स्टोमेटा खुलेंगे और जब सनलाइट नहीं होगी तो ये स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही तुमने पकड़ लिया इस बात को, वही चीज जो मैं बताना चाह रहा था तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। क्या, जब दिन के समय सनलाइट होगी तो ये स्टोमेटा खुलेंगे और जब रात आएगी तो सनलाइट नहीं होगी तो ये स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, यही बात है और कोई बात नहीं है। अब स्टोमेटा को मैंने तुमको बताया कि स्टोमेटा जो है वो कहां पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे पत्तियों की सतह पर, लीफ की सतह पे पाए जाएंगे। अब इसके अगल बगल जो है कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो इनकी सुरक्षा करती हैं, दैट इज वाई नेम इज गिवन गार्ड सेल। ये जो आप बीच में देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टोमेटापोर, और अगल बगल जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स देख रहे हो ये कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ये बात समझ में आ गई, नहीं आई, आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब गार्ड सेल का क्या काम है, कब ये स्टोमेटा खुलेगा कब नहीं बंद होगा, उस चीज को मैंने यहां लिखा है। क्या लिखा है देखो, गार्ड सेल बेसिकली किडनी शेप्स की सेल्स, किडनी शेप्स जो सेल्स होती हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, उनकी सुरक्षा करती हैं, उनकी सुरक्षा करती हैं और इस वजह से इनका क्या नाम है, गार्ड सेल्स नाम है। गार्ड सेल्स के पास एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जी हाँ, वही क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में काम आ रहा था। रोल ऑफ गार्ड सेल क्या है, ये गार्ड सेल का काम क्या है, स्टोमेटा को ओपन करना और उसको बंद करना, ये इसका काम है। जब सनलाइट ज्यादा होगी तो स्टोमेटा को खोल दिया जाएगा, जब सनलाइट नहीं होगी तो स्टोमेटा को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, व्हेन वाटर एंटर्ड इन गार्ड सेल, जब पानी कहां जाएगा, गार्ड सेल में जाएगा, तो गार्ड सेल में सूजन आ जाएगी, गार्ड सेल फूल जाएंगी, और जब गार्ड सेल फूल जाएंगी और सनलाइट मिलेगी तो स्टोमेटा खुल जाएंगे। जब ये काम नहीं होगा तो स्टोमेटा विल बी बैक इनटू पोजीशन, मतलब वाटर सेल, जब वाटर नहीं मिलेगा
तो ये सिकुड़ जाएंगी, और सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये बंद हो जाएंगी। मतलब वाटर और सनलाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि स्टोमेटा कब खुलेंगे और कब बंद होंगे। एक मोटी मोटी सी बात याद रखो, दिन के समय वाटर मिलेगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। जबकि रात जब होगी, जब सनलाइट नहीं होगी, तो पानी इनमें से सारा निकल जाएगा, यूज कर लिया जाएगा और स्टोमेटा को बंद कर दिया जाएगा। ये बात यहां पर लिखी गई है और ये बात इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में ये तुमसे पूछेगा। चलो आगे बढ़ते। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये हो गया फोटोसिंथेसिस तुम्हारा। इसमें अब 1 मिनट रुकना जरा सा, ये यहां पर कुछ डाउट है मुझे। क्या डाउट है? डाउट ये है कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बीच को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर तुमको मैं आगे की तरफ ले चलता हूं। तो 2 मिनट रुको, इसको पहले चीजों को समझ लिया जाए, फिर मैं तुमको आगे बताता हूं क्या करना है, कैसे करना है। हाँ भाई, तो फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया तुम्हारा। फोटोसिंथेसिस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना था तुमको फोटोसिंथेसिस के बारे में। बेसिकली फोटोसिंथेसिस में तुमको बता दूं, एक नट सेल में बता दूं, फोटोसिंथेसिस जो है वो पौधों में होती है। फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स होते हैं, एक डार्क रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है बेटा, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस होगी कहाँ? ये फोटोसिंथेसिस होती है थैलाक्वाइड के स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है। एक सिक्के के ढेर को क्या बोलते हैं? एक सिक्के को क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं। एक सिक्के कई थैलाक्वाइड के ढेर को ग्रेना बोलते हैं और कई सारे ग्रेना के समूह को ग्रेनम बोलते हैं। इन्हीं में ये रिएक्शंस देखने को मिलती है। बदले में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। अब हम बात करते हैं बगैर किसी देरी के न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो तुमको मैंने पहले बताया था और तुमको पहले पता भी है कि न्यूट्रिशन जो एनिमल होते हैं वो बेसिकली ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। मतलब ये कि हेट्रोट्रॉप्स जो हैं वो भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ये डिपेंडेंट जो है, देखो क्या क्या हो सकता है। देखो पहले क्या लिखा, क्या है मैंने लिखा है इसमें बहुत सिंपल सी बात कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू मच स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड देयर एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक। अब ये न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकते हैं तुमको दिखाई दे रहा होगा यहां पर। क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है बेटा, तुम खाते हो। ऑयल हो सकता है, मतलब फैट, घी हो सकता है, बटर हो सकता है। मिनरल्स हो सकते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, और क्या होता है? पानी होता है। ये कई सारी चीजें जो हैं ये न्यूट्रिएंट होती हैं। बेसिक न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं। ये 3 चीजें होती हैं। इसके बाद एडिशन में जब देखोगे तो मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर होता है। ये चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी। न्यूट्रिएंट बेसिकली एनिमल्स के केस में, मतलब फोटो ऑटोट्रॉप्स ना होकर के हेट्रोट्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, हेट्रोट्रॉप्स के। तो हेट्रोट्रॉप्स में अब देखो क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन के कई सारे टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स हैं बेटा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। इनमें कैसा न्यूट्रिशन होता है? इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन बेसिकली होता है। तो इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दस देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। तो इनका कोई शेप नहीं होता है। अब न्यूट्रिशन जो है बेसिकली कैसा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक, अब न्यूट्रिशन के कई सारे स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं मैं तुमको बताऊं एक एक करके। इंजेशन है नंबर 1, दूसरा डाइजेशन है, तीसरा फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, चौथा एसिमिलेशन होगा, और पांचवा जो होगा वो इजेशन होगा। तो देयर आर 5 स्टेप ऑफ डाइजेशन। 1 इज इंजेशन, सेकेंड वन डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज नोन एज इजेशन। ये स्टेप्स हैं इसके, किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के, डाइजेशन के। अब ये स्टेप्स मैंने तुमको दिखाए हैं, तुम्हें दिख भी रहा होगा, डायग्राम दिख रहा है। अब ये अमीबा का मैंने दिखाया है। तो अमीबा ये स्ट्रक्चर है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, तुमको पहले से पता है। अमीबा में क्या हुआ? एक फूड पार्टिकल आ गया। क्या आ गया बच्चों? एक फूड पार्टिकल आ गया। ये फूड पार्टिकल कहीं से आ गया, तो फूड पार्टिकल आ गया, तो इसने, अमीबा ने क्या किया? फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे
जैसे ये मान लो फूड रखा है तो ये अमीबा की बॉडी है, ऐसे करके इसने चारों तरफ से घेर लिया, तो अब ये जो जो उभार बने इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर, तो स्यूडोपोडिया बन गया। अब स्यूडोपोडिया के थ्रू ये फूड जो है वो क्या हो गया, चारों तरफ से घिर गया, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, शुरुआत हुई। इंजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा, तो फूड अब अंदर आ गया, वैक्यूल के अंदर आ गया, तो दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। अब जब डाइजेशन होगा तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम करेंगे जो फूड को तोड़ेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, और उसकी वजह से उसमें क्या निकलेगी, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी हमारे यूटिलाइजेशन में काम आएगी। तो डाइजेशन हो गया। अब ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद फूड को क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, मतलब फूड एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो एब्जॉर्बेशन हो गया। एब्जॉर्बेशन के बाद एसिमिलेशन, मतलब अमीबा क्या खाना खाया उसने तो अमीबा का साइज बड़ा हो गया, मतलब ग्रो कर गया। हम लोग भी तो ग्रो कर रहे हैं, भोजन करते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ रही है हमारी वैसे वैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, एब्जॉर्बेशन का नतीजा है। अगर एब्जॉर्बेशन ना हो तो क्या हमारी ग्रोथ होगी, नहीं होगी। तो ग्रोथ को करने के लिए एब्जॉर्बेशन का होना जरूरी है। मतलब ये समझो कि ग्रोथ तभी होगी जब हमारे शरीर में खाना अच्छी तरह से क्या होगा, डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा। प्रॉपर एब्जॉर्बेशन के साथ में ही भोजन जब होगा तो हमारी ग्रोथ फिक्स है, ठीक है। और उसके बाद जब अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो बाहर चला गया, दैट इज कॉल्ड इजेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंजेशन और इजेशन में डिफरेंस क्या है। तो इंजेशन का मतलब फूड को खाना, फूड को मुंह में रखना, दैट इज कॉल्ड इजेशन, और अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल, दैट इज कॉल्ड इजेशन। ये डिफरेंस पूछा जाता है इजेशन और डाइजेशन, इफ इजेशन और इजेशन में। आइजेशन और इजेशन दोनों, इजेशन का मतलब अनडाइजेस्टेड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और इजेशन मतलब फूड का इनटेक, ठीक है, ये बात याद रखना। अब कुछ ह्यूमन में बात करते हैं। ह्यूमन की तुमसे बात करें तो ह्यूमन में अगर तुमसे हम बात करें तो ह्यूमन में बहुत सारे स्टेप्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। बेसिक क्या है, बेसिक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो होते हैं, एक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है ग्लैंड। दूसरा क्या होता है, ग्लैंड होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या करेंगी, डाइजेशन में हेल्प करेंगी, और एलिमेंट्री कैनाल ग्लैंड्स क्या करेंगी, ग्लैंड्स फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देंगी। तो अब एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो जरा देखो। सबसे पहला माउथ हो गया, दूसरा ईसोफेगस, तीसरा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एनस वगैरह हो गया। ग्लैंड्स की बात करोगे तो सलाइवरी ग्लैंड देखने को मिल जाएगी, लिवर और पैंक्रियाज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिक देखें तो डायग्रामेटिक आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। क्या है, देखो पहले तो ये जो स्ट्रक्चर जो तुम देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एलिमेंट्री कैनाल है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में पार्ट्स देखो कौन कौन से हैं। ये हो गया आपका माउथ, मैं यहां पर लिख देता हूं, माउथ है ये। फिर आगे बढ़ोगे तो ईसोफेगस मिलेगा तुमको, तो ईसोफेगस को यहां दिखा दिया, ये ईसोफेगस दिखा, सॉरी ये ईसोफेगस नहीं है, इसको चलो थोड़ी देर मान लेते हैं ये ईसोफेगस है, हालांकि फूड पाइप है, चलो ईसोफेगस इसी को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ईसोफेगस है ये। ईसोफेगस के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो अब आगे हमें क्या मिल गया, हमारा स्टमक मिल गया। ये हमारा स्टमक है बेटा, स्टमक है। स्टमक के साथ में ये जो तुम देख रहे हो, बीच में देख रहे हो, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है। ये जो साइड में जो तुम देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये। और नीचे ये देख रहे हो, ये रेक्टम है, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। अब एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ मैंने तुमको बताया कि ग्लैंड्स भी हैं। तो कौन कौन सी ग्लैंड है, 3 ग्लैंड है, डाइजेस्टिव 3 ग्लैंड है। कौन कौन सी, एक सलाइवरी ग्लैंड है, दूसरा लिवर है, तीसरा पैंक्रियाज है। तो अब इसको भी जरा देख लेते हैं कहां कहां है। ये देखो, ध्यान से देखो, ये तुम्हारी सलाइवरी ग्लैंड है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड है ये, ठीक। ये तुम्हारा लिवर है,
और पैंक्रियाज ये हल्का पीले रंग का जो दिख रहा है ना, ये पैंक्रियाज है, ये 3 ग्लैंड्स लगी हैं, इसी को मिला करके बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका? ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई भाई। तुम्हारा ही तस्वीर निकाल कर हमने लगाया है। हाँ, जब तुम गए थे स्कूल ना तो तुम्हारी एक एक्सरे ली थी हमने, और एक्सरे ले करके उसका कलर फोटो बना करके यहाँ पर लगा दिया है, और कुछ नहीं है ये। हाँ, तुम्हारे सब ह्यूमन बॉडी का है बेटा। ह्यूमन बॉडी में ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बिल्कुल हमारे पेट में ऐसा ही स्ट्रक्चर है। चलो, अब एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें आपसे, तो एलिमेंट्री कैनाल जो मस्कुलर ट्यूब होती है। अब एलिमेंट्री कैनाल को, चलो अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में तुमको थोड़ा सा बता ही देते हैं पहले। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल से पहले एक चीज और बता देते हैं थोड़ा सा। डाइजेशन क्या है ये जरा पहले समझ लो। डाइजेशन भी समझना जरूरी है। तो डाइजेशन को अगर तुम समझोगे तो डाइजेशन में तुम क्या लिखोगे? डाइजेशन में 2-3 चीजों को लिखोगे। क्या क्या लिखोगे? डाइजेशन इज अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। डाइजेशन क्या है? लिखोगे इट इज अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस in which complex food material material is broken down या ब्रेक डाउन, जो भी लिखना चाहो वो लिख लो। ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड मटेरियल। कॉम्प्लेक्स से क्या बदल गया? सिंपल फूड मटेरियल में ये बदल जाएगा। ठीक है। अब बायोकेमिकल और मैकेनिकल मैंने तुमको बताया है ना? नहीं बताया। मैंने क्या लिखा? एक स्टेप लिखा मैकेनिकल। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? एक लिखा है स्टेप मैकेनिकल, और दूसरा स्टेप क्या लिखा है? बायोकेमिकल लिखा है, एंड बायोकेमिकल लिखा है। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? तो अब मैकेनिकल क्या है और बायोकेमिकल क्या है, जरा इस चीज को समझो। मैकेनिकल है बेटा दांतों से भोजन को चबाना, मैस्टिकेशन, और पेट में भोजन को डाइजेस्ट होना, दैट इज कॉल्ड चर्निंग। तो 2 चीज यहां लिखो। एक लिखो मैस्टिकेशन, दूसरा लिखो चर्निंग। ये 2 स्टेप्स होते हैं मैकेनिकल के। बायोकेमिकल की जब तुम बात करोगे तो बायोकेमिकल में एंजाइम्स काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एंजाइम्स काम करते हैं। अब रिएक्शन को अगर तुम देखोगे तो मैंने क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक हो रहा है स्मॉल में। तो कॉम्प्लेक्स है ना, तो कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा बना लेते हैं। ये मान लो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, थोड़ा सा बड़ा कर लो जल्दी बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स है हमारा, कोई फूड मटेरियल है, मान लो पिज्जा है और क्या है। ठीक, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है। किसमें? छोटे छोटे मटेरियल में। ये ठीक। तो तुम इसको चबाओगे ना तो मैस्टिकेशन होगा कि नहीं होगा? मतलब ताकत लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो ये मैकेनिकल है। अब ये टूट करके छोटे छोटे पार्ट्स में बदल गया। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ गई? एंजाइम की। और किसकी जरूरत पड़ गई बेटा?
वाटर की जरूरत पड़ गई, पानी की जरूरत पड़ गई। तो ये क्या कहलाया, ये मैकेनिकल की मतलब मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है डाइजेशन की। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तुमसे बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा जरा देखो तो। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को समझाने से पहले एक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात और समझो। डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले हम लिख लेते हैं तुम्हारे लिए ताकि तुमको आसानी हो समझने में। हालांकि डायग्राम में हम तुमको बता चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से समझ लो। डाइजेस्टिव सिस्टम, दो चीजें बताई, एक बताया एलिमेंट्री कैनाल, नहीं बताया, और एक हमने बताया तुमसे ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड हमने तुमको बताया। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने तुमको क्या बताया बेटा? सबसे पहले बताया माउथ, नहीं बताया। नंबर 1 क्या बता दिया तुमको बेटा हमने? माउथ। नंबर 2 क्या बताया था? ईसोफेगस बताया था। याद आ गया? बहुत अच्छी बात है, ईसोफेगस बताया था। नंबर 3 क्या बताया था हमने तुमको बेटा? स्टमक बताया था। नंबर 4 क्या बताया था? स्मॉल इंटेस्टाइन बताया था। याद आ रहा है सब कुछ? जी बिल्कुल याद आना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन बताया था। चौथा क्या बताया था? लार्ज इंटेस्टाइन बताया था। याद करो, इंटेस्टाइन बताया था। और क्या बताया था? रेक्टम बताया था। याद कर लो। अब थोड़ा सा डीप में चलो। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं बेटा। पहला कहलाता है डुओडिनम, डुओडिनम। दूसरा कहलाता है जूजेनम। तीसरा कहलाता है इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के पास जब आओगे तो ये भी ऐसे ही 3 पार्ट में बटा हुआ है। क्या क्या बटा हुआ है? पहला कहलाता है स्कोलोन, सीकम, सीकम। दूसरा कहलाता है कोलोन। तीसरा कहलाता है रेक्टम। ये बात याद होनी चाहिए तुमको, ठीक है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास जब आओगे तो पहला पॉइंट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड में, दैट इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड का। किसका आता है? सलाइवरी ग्लैंड का आता है। सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होंगी यहीं पे देख लो। एक कहलाती है, क्या कहलाती है? चलो पहले ग्लैंड्स को जरा देख लेते हैं, फिर हम तुमको और भी सही कई सारी बातें बता देंगे इसमें। दूसरा लिवर तुमको मैंने बताया। तीसरा पैंक्रियाज मैंने बताया तुमको, पैंक्रियाज। इसके अलावा और भी होती हैं, इसके अलावा और भी होती हैं। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बताई, और क्या बता दिया? इंटेस्टाइनल ग्लैंड बता दी। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होती हैं। ये कुछ ग्लैंड्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। अब ये सारी बातें जानने के बाद अब हम शुरुआत करते हैं अपनी एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत करते हैं, जो हमें अब काम आने वाली है। तो एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। क्या क्या मिलने वाला है जरा देखो तो। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ये लिखा है कि मस्कुलर ट्यूब है एक्सटेंडेड फ्रॉम एंटीरियर माउथ टू पोस्टीरियर एनस। सबसे पहला क्या कहलाया? माउथ, जिसको बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी भी बोलते हैं। पैलेट, पैलेट का मतलब ऊपर का हिस्सा जीभ लगा करके देखो हार्ड दिखाई पड़ेगा, नीचे सॉफ्ट है, तो ये पैलेट है। पैलेट ऊपर वाला होता है हार्ड होता है, नीचे वाला सॉफ्ट होता है। तो पैलेट के 2 फॉर्म है, एक हार्ड पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट। ये माउथ की रूफ बनाने का काम करता है। तो रूफ ऑफ माउथ विद सेपरेट एयर चैनल फ्रॉम द फूड। टीथ कितने टाइप के होते हैं बच्चों? टीथ होते हैं 4 टाइप के। टीथ कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको और डीप में लेके चलते हैं तुमको समझाने के लिए, ताकि तुम समझ पाओ चीजों को। थोड़ा सा डीप में चलेंगे, ज्यादा डीप में नहीं चलेंगे, ताकि तुम्हारे बाउंस भी ना हो और चीजें तुमको समझ में भी आ जाए।
तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम चीजों को एक्सपेंड करने चल रहे हैं थोड़ा सा। तो फ्लो चार्ट अगर माउथ का बनाया जाए, एलिमेंट्री कैनाल का फ्लो चार्ट अगर हम बनाएं, हमने क्या लिखा, एलिमेंट्री कैनाल का फ्लो चार्ट अगर हम देखें, फ्लो चार्ट देखें तो हमें इसमें एक दो चीजें दिखाई देने वाली हैं। क्या क्या दिखाई देने वाली हैं, इसको रोटेट कर दो भाई, हो गया, इधर आ जाओ, सही है, सीधा है, देखो जरा, अब सीधा है, सीधा है, इसको और इधर कर लो, यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, ये लाइन आ गई। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हमें मिल गया माउथ, मिला। माउथ के अंदर क्या क्या मिलने वाला है वो तुम देखो, टीथ मिलेगा, टंग मिलेगा, पैलेट मिलेंगे। टीथ मिलेगा बच्चा, टंग मिलेगी और पैलेट मिलेगा। पैलेट ये कितने टाइप का है, दो, एक हार्ड है और एक कैसा है, सॉफ्ट है। ठीक, टीथ के बारे में भी तुमसे हम बात कर रहे हैं। फिर क्या मिला बेटा, माउथ मिल गया। अब इसके बाद ईसोफेगस के बारे में बात कर लेते हैं, लगे हाथ, ईसोफेगस। अब ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा नहीं, लेकिन जान लो कितना होता है, अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है। फिर इसके बाद तुम्हें क्या मिला बच्चा, तुम्हें मिला स्टमक मिला। स्टमक के 4 पार्ट याद रखोगे तुम, 4 पार्ट, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। तो पहला पार्ट क्या कहलाया, फंडस, दूसरा फंडस के बाद दूसरा कार्डियक, बॉडी, कार्डियक, डीप में नहीं है, परेशान नहीं हो, कार्डियक, बॉडी और लास्ट पार्ट कहलाया इसका फंडस। ठीक, इसके बाद तुमको क्या मिला, स्मॉल इंटेस्टाइन मिली, बताया था। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट मैंने बताए, 3 पार्ट, कौन कौन सा, डियोडिनम मिला, जूजिनम मिला और क्या मिल गया, इलियम मिला, बताया था, अभी बताया थोड़ी देर पहले। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पास आओगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में तुम्हें क्या क्या मिल गया था, याद करो, लार्ज इंटेस्टाइन में तुम्हें क्या क्या मिल गया। लार्ज इंटेस्टाइन में मिला तुम्हें सीकम मिला था बच्चा, और क्या मिला, कोलोन मिला था, और क्या मिला था, रेक्टम मिला था, याद आया। और लास्ट पार्ट आया एनस, ये तुमको मिला था। अब तुमसे हम अब मामले में बात करेंगे टीथ वगैरह की, हम तुमसे बात करेंगे अब। तो टीथ की जब हम तुमसे बात करेंगे तो तुम्हें टीथ में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो टीथ के बारे में जब हम तुमसे बात करने चल रहे हैं तो टीथ जो है वो 4 टाइप के होते हैं। अब तुमको टीथ दिखाते हैं, ये टीथ है, देखो। टीथ में बेसिकली तुमको ज़्यादा नहीं समझाना है, लेकिन थोड़ा सा तुमको जानना पड़ेगा। अब 4 टाइप के टीथ कौन कौन से होते हैं वो सब भी बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इन सब चीज़ों को जानो जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। 4 टाइप का टीथ तुमसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन बता जरूर देंगे। देखो, हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन में 2 तरह के दांत होते हैं, 2 तरह के दांत होते हैं, और इस 2 तरह के दांत को हम बोलते हैं क्या, डाइफायोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइफायोडोंट बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। डाइफायोडोंट मतलब 2 तरह के, डाई मतलब 2 तरह के दांत। कौन कौन से डाइफायोडोंट होते हैं, एक होते हैं मिल्की टीथ, एक होते हैं परमानेंट टीथ। हाँ, जो टूटे ना तुम्हारे दांत, टूटे कि नहीं टूटे, बिल्कुल टूटे होंगे। तो जो दूध के दांत थे वो टूट गए, ठीक है। अब दूध के दांत जब टूट गए तो वो टूट करके दूसरे दांत आ रहे हैं, तो वो दूसरे वाले दांत क्या कहलाएंगे, परमानेंट दांत कहलाएंगे, परमानेंट टीथ। तो मिल्की और परमानेंट। मिल्की जो होते हैं वो 20 नंबर में होते हैं, इनके नंबर कितने होंगे बच्चों, 20 होंगे, ठीक है। जबकि परमानेंट के नंबर कितने होंगे, 32 होंगे। अब डेंटल फॉर्मूला अगर याद करो तो डेंटल फॉर्मूला को बताने से पहले कुछ चीजों के बारे में तुमको और समझना होगा। मिल्की फार्मूला, जो डेंटल फार्मूला है, उसको समझने के पहले थोड़ा सा तुमको चीजों को और कुछ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि जो डाइफायोडोंट है, क्या है, डाइफायोडोंट, मैं लिख देता हूं अपनी बात को, डाइफायोडोंट कितने हो गए,
दो हो गए, एक कहलाया मिल्की और एक कहलाया परमानेंट। ये जो मिल्की है, अब इनके नंबर कितने होंगे? 20 होंगे और इनके नंबर कितने होंगे? 32 होंगे। अब ये जो टीथ होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। टीथ जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। अब ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी। पहला कहलाता है बेटा इंसाइजर, दूसरा कहलाता है कैनाइन, तीसरा कहलाता है प्रीमोलर, चौथा कहलाता है मोलर। ये याद रखना पड़ेगा तुमको। क्या कहलाता है? मोलर कहलाता है। इसको आई से इंडिकेट करोगे, इसको सी से इंडिकेट करोगे, इसको पीएम से इंडिकेट करोगे, इसको एम से इंडिकेट करोगे। ये बात याद रखनी पड़ेगी, बगैर इसके याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इनको अगर समझने के लिए इसका फॉर्मूला अगर देखें तो हम पुरानी स्लाइड में आते हैं। ये पुरानी स्लाइड हमारी आ गई। इसमें अब देखो, ये हमने एक तरफ का, ये देखो दांत का स्ट्रक्चर तुमको दिखाई दे रहा होगा, टीथ का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा। हाँ, अब टीथ के स्ट्रक्चर को अगर देखो तो हमने हाफ लिया है। ऊपर अपर जॉज का हाफ पार्ट हम लेते हैं, अपर जॉज का हाफ पार्ट लेते हैं। ये जो 2 दांत आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा हम अलग कलर से दिखा दें। ये जो 2 दांत देख रहे हो, ये इसको हम कैनाइन, सॉरी, इसको हम इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर। मतलब सामने के जो 2 दांत हैं, ऊपर के नीचे के, ये इंसाइजर हैं। ऊपर के जो दांत हैं 2, इधर साइड का ले रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे, साइड का ले रहे हैं, एक तरफ का। मतलब पूरे दांत को 4 पार्ट में डिवाइड किया, पूरे माउथ को 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक पार्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर के जो 2 देख रहे हो वो इंसाइजर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम देख रहे हो, खुद महसूस करो, नुकीला दांत है तुम्हारा यहाँ पर, नुकीला है ना, थोड़ा सा धागा अगर कट जाता है तो इसको बोलते हैं कैनाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं हम। इसके बाद 2 दांत जो होते हैं वो कहलाते हैं प्री मोलर, और पीछे के जो दांत होते हैं दैट इज कॉल्ड मोलर, दैट इज कॉल्ड मोलर। अब तुम स्ट्रक्चर में अगर तुम देखोगे तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे इंसाइजर, इंसाइजर बोलते हैं। इसको आप बोलेंगे कैनाइन बोलेंगे बेटा, कैनाइन। इसको क्या बोलेंगे? प्री मोलर बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? मोलर बोलेंगे। ठीक है, ये 4 दांत है। अब फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है 2102 का, 2102 का। नीचे ऊपर 1/2/2, 1/1, 0/0 और 2/2। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करोगे, देखो कितना हुआ, 2, 2, 4 और 1, 5 हुआ। एक पार्ट में कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 4 पार्ट है, तो 5 4 जा 20। तो 20 टीथ होते हैं किसमें? बच्चों में। मिल्की टीथ कहलाता है। जब परमानेंट की बात करोगे तो ये परमानेंट का फॉर्मूला है 21/21-33 का, सॉरी 21-33 करें, 21-23 का, 21-23 कैलकुलेट कर लो। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, नहीं 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और 1, 8 और मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 8 इधर और 8 इधर, मल्टीप्लाई बाई 2 तो 16 इधर और 16 इधर। मतलब कितने दांत हो गए? 32 दांत ये पाए जाते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अब बताओ। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम जायज है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ये एक हिस्सा इधर का, दूसरा, तीसरा और चौथा, एक हिस्सा लिखा जाता है बच्चों। ये एक हिस्सा लिखा गया है, इसलिए बोला जा रहा है, इसीलिए लिखा गया। एक हिस्सा लिखा गया है ना। अब वो 2 हिस्से लिख देते तो फिर 2 हो जाता। मतलब पूरे को 4 से डिवाइड किया, नीचे के और ऊपर के। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। चलो, अब ये मिल्की टीथ हो गया। अब टंग की बात करें तुमसे, तो टंग की जब बात तुमसे करेंगे तो देखो, टंग जो है वो फ्रीली मूवेबल है। कहीं लिखा है हमने? नहीं लिखा है, लिख देते हैं क्या अपनी बात को। कैसी है बेटा? फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है, चारों तरफ घूम सकती है। ना यकीन हो घुमा के देख लो, घूमी कि नहीं घूमी। फ्रीली मूवेबल है, वॉलेंट्री है, स्केलेटल मसल्स है, वॉलेंट्री है ये बेटा। कैसी है? वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल है।
स्केलेटल मसल है, वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा। फिर अटैच टू ओरल कैविटी, अटैच टू ओरल कैविटी, अटैच टू ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से जुड़ी हुई है बच्चा, नहीं जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है। जीभ को पीछे ऊपर उठा के देखो, एक धागा जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जीभ को पीछे ले जाओ, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड फ्रीनुलम, कॉल्ड फ्रीनुलम, यहीं पे लिख देते हैं, कॉल्ड फ्रीनुलम, कॉल्ड क्या, फ्रीनुलम, ठीक है। अब जीभ के जो ऊपर जो होते हैं कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ उभार पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम पैपिली बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैपिली बोलते हैं। अब ये तुम ऐसे समझो कि जीभ के ऊपरी सतह पे कुछ उभार पाए जाते हैं जिनको पैपिली या फिर टेस्ट बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैपिली या फिर टेस्ट बड बोलते हैं। अब ये टेस्ट बड ये 4 टेस्ट देती हैं। आगे का हिस्सा स्वीट बताता है, साइड के कॉर्नर में जब जाओगे तो सॉल्टी है, लेटरल में देखोगे तो सोर है, और पीछे की तरफ बिटर का अनुभव कराता है हमको ये, ठीक है, ये बिटर का अनुभव कराएगा। क्लियर हो गया यहां तक। चलो अब आगे का हिस्सा कैसा है, स्वीट है। लेटरल साइड देखोगे तो सॉल्टी, सॉर है, सॉर मतलब खट्टा है। साइड में देखोगे थोड़ा सा, नीचे साइड में देखोगे तो थोड़ा सा सॉल्टी मिलेगा, और पीछे की तरफ हमें कैसा मिलता है, बिटर मिलता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, हमारी जीभ पर, हमारी टंग पर बहुत सारे छोटे छोटे उभार होते हैं, इनको हम पैपिली बोलते हैं या टेस्ट बड बोलते हैं। इन टेस्ट बड के ऊपर कोई भी फूड मटेरियल अगर आएगा तो उसका वो टेस्ट आपको फील कराएंगे, और इनकी संख्या मिलियंस में होती है। हाँ, और ये बनती बिगड़ती रहती हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप टंग क्लीनर यूज करते हैं तो ये जो डेड होती हैं ये निकल जाते हैं, और इसके बदले में नए जो बड सेल्स होते हैं, टेस्ट सेल्स होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब फेरिंग्स की बात करें आपसे, तो फेरिंग्स जो है वो वॉलेंट्री मसल्स का बना हुआ है। कहीं लिखा है हमने, नहीं लिखा, लिख देते हैं। किसका बना हुआ है, वॉलेंट्री मसल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बेटा, वॉलेंट्री मसल्स का बना हुआ है। और वॉलेंट्री मसल्स के साथ साथ ये कैसे, किस शेप का है बच्चा, वाई शेप का है। कॉमन पैसेज है एयर और फूड के लिए, कॉमन पैसेज है एयर और फूड के लिए। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द विंड पाइप। ये मैंने एक डायग्राम तुमको दिखाया है, ये फूड का रास्ता है, ठीक है, ये एयर का रास्ता है, ये एयर का रास्ता है और ये फूड का रास्ता है। दोनों जाकर के कॉमन हो गए, कॉमन हो गए। तो यहां पर जो आगे देख रहे हो ये एयर का रास्ता, एयर पाइप इसको बोलते हैं, और इसको हम फूड पाइप बोलते हैं। आगे चल करके बीच में बंटवारा करने के लिए एक नीले रंग का स्ट्रक्चर जो इसको ओपन करके दिखाया है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये एपिग्लॉटिस बीच में ऐसे समझो, ये 2 रास्ते हैं, बीच में ये एपिग्लॉटिस लगा है। जब हवा जाएगी तो फूड पाइप बंद हो जाएगा, और जब भोजन जाएगा तो एयर पाइप बंद हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि एपिग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको खोलना है और किसको बंद करना है। पता चला खाना खा रहे हैं और बोल दिया तो अब फूड पाइप को इसने बंद कर दिया, किसको खोल दिया, एयर पाइप को। एयर पाइप को खोल दिया तो खाना किधर चला जाएगा, एयर पाइप में चला जाएगा। तो नुकसान किसका है, तुम्हारा है। इसलिए बोलते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। चूंकि आज तुम्हारा पहला लेक्चर है इसका, बोर्ड के एग्जाम का, लाइव प्रोसेस का, इसलिए तुमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, लेकिन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी सी बात है, और रिवीजन तुमको इसका करना पड़ेगा। बगैर रिवीजन के तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब इसोफेगस की बात करते हैं। तो इसोफेगस का काम है, इसोफेगस लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है, और ये लीड करती फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक। मतलब स्टमक को जीभ में खाना आ गया, जुबान पे आ गया, अब ये नीचे जाएगा। तो जब नीचे जाएगा तो किस पाइप से जाएगा, फूड पाइप से जाएगा। उसका नाम है इसोफेगस। कितनी लंबी है, 25 सेंटीमीटर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो हमारे स्टमक से जुड़ी हुई, और इस फूड पाइप में, इस इसोफेगस में, इस इसोफेगस में किसी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ध्यान रखना ये बात। ठीक है,
अब बात आती है, क्वेश्चन पूछेगा तुमसे पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टालिस मूवमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पेरिस्टालिस मूवमेंट क्या होता है? तो पेरिस्टालिस मूवमेंट जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर वॉल ऑफ इसोफेगस, इट हेल्प टू पुशिंग द फूड इनटू द स्टमक। इस डायग्राम से समझो, ये हमारा इसोफेगस है, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है। अब फूड पार्टिकल आ गया तो ये मसल्स फैल गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको धक्का पड़ेगा, धक्का पड़ेगा तो क्या होगा? ये फूड पार्टिकल आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा मतलब पीछे वाली मसल्स क्या हो गई? रिलैक्स हो गई, फिर आगे वाली कॉन्ट्रैक्ट। तो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से ये करते करते क्या हो जाएगा? फूड जो है फूड पाइप में से होते हुए स्टमक की तरफ चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालिस मूवमेंट ऑफ फूड। पेरिस्टालिस मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन स्टेप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द फूड मटेरियल एंड it is attached with the wall of या muscles of esophagus. Got it? आगे बढ़ते हैं, अब स्टमक की बात करते हैं। स्टमक कैसा होता है बेटा? जे शेप होता है, याद रखना, जे शेप होता है। हमारे स्टमक में खाना नॉर्मली 4 से 5 घंटे स्टोर रहता है। कहां होगा? लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द एब्डामेन, हमारे लेफ्ट में पेट होता है, लिखा भी होगा लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डामेन। अब वॉल ऑफ स्टमक जो होती हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती हैं। अब मैंने तुमको बताया था स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट फंडस कहलाएगा बच्चों, फंडस। ये वाला पार्ट बॉडी कहला रहा है। नीचे वाला पार्ट पाइलोरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाइलोरिक कहलाएगा। और साइड का जो पार्ट है वो कहलाएगा कार्डियक। ये 4 पार्ट होते हैं स्टमक के। कैसा स्टमक का शेप होता है? जे शेप में स्टमक होता है, ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है, लॉन्गेस्ट ट्यूब है और ये फूड का एब्जॉर्बेशन करने का काम करती है। अब सवाल आता है कि फूड को एब्जॉर्ब कैसे करेगी? तो आप बताओगे कि इसके अंदर माइक्रोविलाई पाई जाती है। अब माइक्रोविलाई क्या होती है? माइक्रोविलाई एक्चुअल में आए हुए फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं मटेरियल को और सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें और आए हुए भोजन का ईजिली डाइजेशन हो सके। ये चीज़ यहाँ पर बताई जाती हैं, ठीक है। इसके कितने पार्ट होते हैं? मैंने बताया था 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जूजिनम और इलियम। तो डियोडिनम, जूजिनम और इलियम। पहला पार्ट क्या कहलाया? डियोडिनम। दूसरा पार्ट क्या कहलाया? जूजिनम। और लास्ट पार्ट कहलाता है इलियम कहलाता है। इस एलिमेंट्री कैनाल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये शायद दिखाई भी दे रहा होगा। ये जो शेप देख रहे हो, सी शेप देख रहे हो, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डियोडिनम। इट इज अ फर्स्ट पार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। बीच का जो पार्ट आप देख रहे हो ये ब्राउन कलर का, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको जूजिनम बोलते हैं। और लास्ट का जो पार्ट आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड इलियम। और इसके साइड में जो ये चल रहा है दैट इज ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये बाद में बता देंगे, अभी नहीं बताना है, बाद में बताएंगे तुमको, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन। अब दूसरा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इट इज अ 1.5 to 2 meter long tube and it has been divided into again 3 parts. First is called cecum, second one is called colon, third one is called rectum. तो 3 पार्ट। सीकम में क्या होते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये क्वेश्चन पूछेगा तो तुम बताओगे मेथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं। मेथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? मेथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया गुड फॉर हेल्थ होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बैड फॉर हेल्थ होते हैं। तो ये गुड बैक्टीरिया हैं ये। वर्मी फॉर अपेंडिक्स अटैच टू इट। वर्मी फॉर अपेंडिक्स क्या है बेटा? वर्मी फॉर अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब नहीं बॉडी में काम करता, पहले काम करता था, अब नहीं काम करता है। वेस्टिजियल ऑर्गन है। कोलोन का क्या काम है? कोलोन वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। रेक्टम क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करेगा। रेक्टम क्या करेगा? अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर कर लेगा और स्टूल को पास कर देगा वाया एनस। ये देखो
स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने तुमको। ये सीकम का एरिया है, यहाँ पर गुड बैक्टीरिया रहेंगे। ये साइड में निकला हुआ एक अपेंडिक्स है, वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। याद रहेगा, बहुत अच्छी बात। नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं है, बस इतना याद रखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डियोडिनम, जुजिनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम। याद रखो, कोलोन बेसिकली 4 पार्ट में बटा होता है, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। अगर ये याद रहता अच्छी बात है, नहीं याद रहता कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। चलो अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं तुमसे। डाइजेस्टिव ग्लैंड की जब बात करेंगे, तुमको मैंने बताया 3 होती हैं। कौन कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड होती है, और कौन सी होती है? लिवर होती है, और कौन सी होती है? पैंक्रियाज होता है। तो अब जब सलाइवरी ग्लैंड की जब बात तुमसे करेंगे तो सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा बनेगा, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा? सलाइवा बनेगा। और क्या होगा? लिवर से लिवर के एंजाइम्स निकलेंगे, पैंक्रियाज से पैंक्रियाज के एंजाइम निकलेंगे। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? ये चीज यहां पर तुमको देखने को मिलेगा। अब एक एक करके हम इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और काम क्या करती हैं, ठीक है। तो इसको एक एक करके जरा चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब तो एक एक